हेलो दोस्तों। मैंने यह म्यूचुअल फंड के ऊपर जो सीरीज शुरू किया है वो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनके लिए म्यूचुअल फंड नया है, स्टॉक मार्केट नया है और वो जानना चाहते हैं इन म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में। साथ में आगे चल के वो ये सोचते हैं कि वो खुद से कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकें और कोई अगर उनको बताए तो ये समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट कैप क्या होता है और मार्केट कैप और रिस्क का कैसा संबंध है। तो क्योंकि हम जितने भी मार्केट के ऊपर वीडियोस आते हैं, चाहे वो इवन टीवी पे हो, तो उसमें ये सब रिस्क होगा, हाई रिस्क लो रिस्क ऐसा सब सुनते रहते हैं। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया है कि मैंने पार्ट वन में म्यूचुअल फंड के बेसिक बताया और अगेन यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल टर्म यूज़ ना करते हुए उस आसान भाषा में बताने की कोशिश होती है ताकि आप उसको रिलेट कर सके और समझ सके और आपके पास में सही जानकारी आए कि एक्चुअल में इसका पर्पस क्या है। तो जैसे म्यूचुअल फंड में एग्जैक्टली क्या होता है, वैसे ही शेयर बाजार में कि शेयर बाजार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, जहाँ पे लोग आते हैं, एक खरीदता है, एक बेचता है, बढ़ता है स्टॉक का प्राइस, घटता है स्टॉक का प्राइस, किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। नहीं, आपको इसका मेन पर्पस समझना पड़ेगा कि आईपीओ के माध्यम से जब पहली बार कोई कंपनी शेयर बाजार में आती है तो वो पैसा जुटाने के लिए आती है ताकि वो जो है अपने कंपनी को एक्सपैंड कर सके और इकोनॉमी ग्रोथ में वो सहायता कर सके। तो आपको उस अंदाज से चीजों को समझना पड़ेगा। तो आपने अगर शुरू के ये दो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देखिए, आपको अच्छी जानकारी होगी। अब इस वीडियो में जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये मार्केट, अब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, फिर उसमें मार्केट कैप शेयर बाजार का वो क्यों जानना जरूरी है। तो यहाँ पे इसलिए ये समझना जरूरी है क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं तो भी वहां पे ये बात आती है कि हाई रिस्क, कि भाई आप जो है हाई रिस्क टेकर हो तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा, मीडियम रिस्क वाले हो तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा और लो रिस्क वाले हो तो उसके हिसाब से इन्वेस्ट होगा। तो ये जो इसका संबंध क्या है कि ये हाई रिस्क वाले और ये मार्केट कैप का, तो उसको आप आगे देखोगे। लेकिन अपने को पहले ये समझना पड़ेगा कि हर कोई बात करता है कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बढ़ गया, रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना हो गया, तो एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा हम पहले एक सामान्य तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में एक दो टेक्निकल वर्ड यूज करके समझेंगे। तो आप इसको ऐसे समझो कि भाई मार्केट कैप मतलब ये है कि आपका जो है वो कंपनी की वैल्यू बता रहे हैं। जैसे मैंने पिछले में बताया था कि अगर कोई जो है वो मार्केट शेयर बाजार में आईपीओ के माध्यम से आया तो मतलब उसने अपने कंपनी को जो है नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दिया है ना, कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है तो जितने लोग भी लिए हैं। अब अब उसके बाद में शेयर में हो गया, ये तो हो गया आपका पोर्शन है ना, उस कंपनी का पोर्शन हो गया। अब उस शेयर का जो है एक प्राइस भी होता है, तो वो प्राइस तो मतलब जिसको हम शेयर प्राइस बोलते हैं, तो शेयर प्राइस हो गया और नंबर ऑफ शेयर हो गया। इन दोनों को, नंबर ऑफ शेयर को जो है आप शेयर प्राइस से गुणा कर दो तो जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इसमें जो है कई सारी चीजें होती हैं, थोड़ा सा ये जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो ये क्या होता है, वो जो है वो बाजार में जो शेयर्स होते हैं ना उसको है। लेकिन अभी आप उसमें मत जाओ, आप सिंपल सा ये समझो कि टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स होते हैं उसको जो है शेयर के प्राइस से गुणा कर दो तो वो हो जाएगा आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि इसमें एग्जांपल अभी जैसे दिख रहा है कि क्या है कि 2 करोड़ अगर शेयर है और 2 करोड़ शेयर है और उसमें से जो है हर शेयर का प्राइस, जब हम शेयर प्राइस बात करते हैं ना तो आपको ये भी देखना है कि एक शेयर की प्राइस की बात होती है। तो एक शेयर का प्राइस कितना हो गया, 100 रुपए। कितने टोटल शेयर, 2 करोड़ है, तो कितना हो गया, 2 गुणा 100, मतलब 200 करोड़ का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। सिंपल है ये, है ना। मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर हैं उसको जो है शेयर प्राइस से गुणा कर दो, हो गया ये मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप इतना ही समझो, ठीक है। अब इससे इससे जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन से क्या हमें कुछ पता चलता है, अरे बहुत कुछ पता चलता है। अब उसको जो है हम आगे देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने टेबल दिखाया है और ये टेबल दिखाने का आपको मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको मैं ये बताऊं कि ये बेसिकली टॉप से ऑर्डर में है। तो यहाँ पे जो है हम जब देखते हैं कोई भी कंपनी के शेयर को देखते हैं तो उसमें दो चार चीजें होती हैं जिसको हमें
एट हाई लेवल जानना चाहिए। पहला चीज ये होता है कि भाई वो शेयर जो भी है वो कंपनी का नाम है, बेसिकली शेयर हम बोलते हैं बट क्या है, वो कंपनी है, राइट। तो वो कंपनी हो गया। अब वो कंपनी का जो है वो दो दो स्टॉक एक्सचेंज है, दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अब दोनों जगह जो है, अब ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होगी तो एक को कोड, एक उसको कैसे पता चलेगा, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है तो उनके लिए एक यूनिक कोई नंबर होगा या एक यूनिक कोड होता है। तो वैसे ही यहाँ पे बीएससी कोड मतलब रिला यहाँ पे जो है कंपनी है वो बीएससी में लिस्ट है, तो वो कैसे कौन से कोड डालने से हमको पता चल जाएगा कि ये रिलायंस का है। वैसे ही एनएससी में भी वही है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एनएससी में कोड है। तो जैसा हम इवन न्यूज़पेपर में भी आता है ना, नाम रहता है, नाम के बाद में वो शेयर प्राइस रहती। तो अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हमें ये भी समझना होगा कि जब हम शेयर बाजार में हम बात कर रहे हैं तो सब कंपनियां हैं, अब कंपनियां हैं लेकिन कंपनी जो है कोई ना कोई एक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो वो किसमें है, वो रिफाइनरीज में है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबने नाम सुना है, वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, वो कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइड से है वो। एचडीएफसी बैंक समझ में आता है, वो तो बैंकिंग इंडस्ट्री से है। भारती एयरटेल एयरटेल ठीक है भाई, टेलीकम्युनिकेशन से है। आईसीआईसीआई बैंक बैंक से, मतलब ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भी जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। इसी तरह से सब इंडस्ट्री का लिस्ट है और जो जितने भी शेयर्स हैं वो कोई ना कोई एक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने एसबीआई का नाम तो सुना ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से आज से कितने साल हो गए हैं, जब आप छोटे रहे हो तब से एसबीआई देख ही रहे हो। पहले जो है एक गांव में दूर, थोड़ा दूर जाना पड़ता था एक ब्रांच के लिए, फिर धीरे धीरे वो एक्सपांड करते करते आज हर जगह एसबीआई की ब्रांच है, आईसीआईसीआई की ब्रांच है, एचडीएफसी की ब्रांच है, मतलब ग्रो कर रहे हैं वो एज ए कंपनी, वो ग्रो कर रहे हैं। आप इतना बस दिमाग में लगा लो कि एज ए कंपनी वो ग्रो कर रहे हैं और वो बढ़ते जाएंगे, है ना। ग्रोथ भले थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन वो बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया तो इंडस्ट्री। अब उसके बाद में आता है कि आपका जो है ये शेयर प्राइस, ये करंट प्राइस जो दिख रहा है ना, यही ये शेयर प्राइस है। तो कोई बोला कि यार रिलायंस का अब वर्ड कैसे यूज होते हैं, रिलायंस का भाव ये चल रहा है। अब जब कोई बोला ना रिलायंस का भाव ये चल रहा है, मतलब यह है कि रिलायंस का शेयर प्राइस ये चल रहा है कि 3061 रुपए 10 पैसे। ये रिलायंस इंडस्ट्री का जिस दिन मैंने ये डाटा लिया है उस दिन का प्राइस है ना। एकदम और डिटेल में नहीं जाते हैं कि ओपन हाई लो क्लोज क्या क्या होता है, हमें ये समझना है कि ये जो प्राइस है ना, एक प्राइस है, अब दिन भर तो अब वही जैसे बताया दिन भर खरीदते बेचते रहते हैं, इसके कारण प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो शुरू में एक प्राइस में ओपन होता है, फिर नीचे जाता है तो एक लो हो जाता है, हाई चला जाता है तो एक हाई होता है, और आखिरी में जब मार्केट बंद होता है तो जो प्राइस होता है वो क्लोजिंग। तो जिस समय मार्केट क्लोज होता है उसको क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। 3:30 जब इंडिया में बीएससी एनएससी क्लोज होता है उस समय का जो प्राइस होगा समझ लो वो उसका उस दिन का क्लोजिंग प्राइस है। तो रिलायंस का है 3061.1, टीसीएस का है 3934.15, एचडीएफसी बैंक का है 1696.15, है ना। तो ये हो गया, ये शेयर प्राइस है। तो अब यहाँ पे सबके शेयर प्राइस आप देख रहे हो, कोई 3000, कोई 1000, और कई ऐसे भी हैं जो 1 रुपए 2 रुपए वाले भी हैं, ये भी है ना। ये तो मैं टॉप के बता रहा हूँ। अब इसको देखो, ये अगला वाला जो है ना, ये मतलब आपको समझ में आएगा कि ये जो दिख रहा है ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इसमें जो है ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है ना, वो किस में दिख रहा है, करोड़ में, ठीक है। मतलब करोड़ों में शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट में। अब ये कितना है, 676.58 शेयर। मतलब ये समझ लो कि जो हमारे देश की आबादी है उस आबादी के 4 गुना से भी ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स हैं, है ना। टीसीएस 2 गुना से, देश की आबादी आबादी के 2 गुना से ज्यादा के शेयर्स स्टॉक मार्केट में टीसीएस के हैं। एचडीएफसी बैंक, अब इसको कितना बोलूं, 5 गुना से ज्यादा के जो है वो शेयर्स जो हैं वो एचडीएफसी बैंक के मार्केट में है। मतलब इतना हाई हाई नंबर ऑफ शेयर्स हैं, सोचो इतने सारे शेयर्स हैं। तो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे मैंने बताया था कि जो प्राइस होता है, प्राइस में आप जो है गुणा कर दो किसका, नंबर ऑफ शेयर का।
तो जब नंबर ऑफ शेयर का गुणा करते हो तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस जो नंबर टॉप पे है उसका कितना है मालूम? उसका उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 20 लाख करोड़ रुपए का है। कितना? 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ऐसा बोलना चाहिए। 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्री का, जिसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जैसे बताया मैंने इंडिया की आबादी का 4 गुना से भी ज्यादा। अब इसमें कुछ चीजें और होती हैं थोड़ा सा डिटेल में, कि भाई जैसे एक कंपनी है, अब कंपनी जो है वो पूरा शेयर थोड़ी ना पब्लिक में बांट देती है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने पास में आधे से कोशिश करती कि आधे से ज्यादा शेयर्स उनके पास में रहे, ताकि उनका मालिकाना हक और उनका प्रभाव उस कंपनी में ज्यादा रहे। तो ठीक है, 50% जो शेयर हैं वो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास में है, तो भी उसको भी कर दो तो भी 2 गुना से ज्यादा जो है वो रिलायंस कंपनी के बाहर के लोगों के पास में है। तो ये बहुत मायने रखता है। तो ये जो 20 लाख करोड़, ये इसको याद रखे रहना कि 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टीसीएस का भी वैसे ही देखो, तो ये सब कंपनी को देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन किस कैसा है, 8-8 लाख, 14 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, ऐसे उससे ज्यादा ज्यादा का जो है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये जितने भी हम नाम सुन रहे हैं, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, अभी आप देखो रिलायंस इंडस्ट्री बचपन से सुन रहे हो, टीसीएस सुन ही रहे हो, एचडीएफसी बैंक सुन रहे हो, एयरटेल जानते ही हो, आईसीआईसीआई बैंक जानते हो, एसबीआई जानते हो, इन्फोसिस जानते हो, एलआईसी, एलआईसी सिंपल, एलआईसी का तो नाम सुने ही हो, राइट? हिंदुस्तान लीवर, जितने भी हम घरेलू प्रोडक्ट देखते हैं, आईटीसी, जो सिगरेट पीते हैं वो तो अच्छे से जानते हैं, है ना? तो एलएनटी, तो ऐसे करके बजाज फाइनेंस गांव गांव में फैला हुआ है। तो ऐसा करके ये जो कंपनियों के नाम देख रहे हो जो शेयर बाजार में है वो सब बड़े बड़े नाम हैं, है ना? और उनका बहुत सारे शेयर्स मार्केट में है, और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बोले तो वो भी बहुत ज्यादा है। अब इस चीज को बस आप याद रखे रहो। अब क्या होता है कि अब मार्केट में अगर हम मार्केट कैप और रिस्क को समझे तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम ये जो जो 4,000 से ऊपर की कंपनियां हैं मार्केट में, है ना, तो इसको एक कैटेगराइज कर लेते हैं कि भाई जो शुरू की जो 100 कंपनियां हैं, अगेन वही मार्केट कैप के हिसाब से, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी, तो जो शुरू की 100 बड़ी कंपनी होती है ना, वो कंपनी आ जाती है लार्ज कैप में। ठीक है। अब जो शुरू की 100 कंपनी में मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि जिसमें जो है मार्केट कैप बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे शेयर्स होते हैं, तो अब जो है ये ऐसी कंपनी होती है कि इसमें उथल पुथल उतना नहीं होता है। मतलब इतने सारे, अब अगर उसको जो है इवन इसके शेयर प्राइस को जो है ना एक दिन में 4% 5% बढ़ना है, उसके लिए जो है इतने सारे लोगों के पास में होल्डिंग है, तो इतने सारे लोगों को जो है मार्केट में आना पड़ेगा, सेल होगा, खरीदना होगा, बेचना होगा, मतलब। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आप ये समझ लो कि एक बोलते हैं ना, बहुत बड़ा पत्थर है। एक बहुत बड़े पत्थर को जो है अब बहुत लोग भी आके मिल के जो है धक्का देंगे तो थोड़ा बहुत खिसका पाएंगे। तो समझ लो ये लार्ज कैप वैसे ही स्टॉक है कि बहुत बड़ा पत्थर है, जिसको आप जो है हिलाने के लिए बहुत लोग धक्का देते हैं, उधर से इधर, दोनों तरफ से सोचो धक्का दे रहे हैं, कोई आगे बढ़ाने के लिए, कोई पीछे करने के लिए। तो होगा क्या, बहुत बहुत मुश्किल से जो है एक साइड होगा, फिर दूसरे वाले जो है और आप ताकत लगाएंगे तो धीरे धीरे खिसकेगा। तो धीरे धीरे खिसकेगा मतलब समझ लो कि खिसकना मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका प्राइस जो है ना वो चेंज होगा। एकदम फट से चेंज नहीं होगा, जैसे कि एक दिन में जो है 20%, 25%, 10% ऐसे चेंज नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। एक दिन में पॉइंट में आएंगे, पॉइंट कभी कभी 1 आध% खिसक गया इधर, अगले दिन जो है क्या बोलते हैं 1% जो है नीचे हो जाएगा, इस तरह से होगा। अब मिड कैप क्या हुआ, मिड कैप जो है 101 नंबर से 250 नंबर की कंपनियां। अब ये जो है इसको भी अगेन वही पत्थर वाले मामले में देखोगे तो क्या होगा कि ये बड़ा पत्थर से थोड़ा सा छोटा पत्थर है। अब उस छोटे पत्थर में भी लगे पड़े हैं, ये एक सामने से कोई धक्का दे रहा है, आप इधर से दे रहे हो। लेकिन होता क्या है कि चूंकि ये छोटा पत्थर है तो कभी भी एक साइड में ज्यादा लोग आए तो धक्का थोड़ा आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम बहुत तेज से दे सकते हैं, धीरे से। तो समझ लो कि इसमें धक्का दिया जा सकता है, लेकिन उतना ज्यादा तेजी और इतना ज्यादा जोर से नहीं होता, फिर भी मतलब देखा जाए तो लार्ज कैप से ज्यादा धक्का दिया जा सकता है, इतना तो है। इसलिए जो है ये मिड कैप में आ गया। तो अगेन तो इसी को अगर प्राइस के रूप में देखा जाए तो प्राइस जो है इसका जो है ऊपर नीचे होता है, लेकिन
लार्ज कैप से ज्यादा होता है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं होता। अब आता है स्मॉल कैप। इवन स्मॉल कैप के बाद में माइक्रो कैप भी आ जाता है, लेकिन अभी अभी स्मॉल कैप सब किसको बोल दिए कि भाई जो 251 नंबर से टॉप की जो 251 250 नंबर को हटा दो, उसके बाद 251 नंबर से नीचे की जो कंपनियां हैं वो हो गई आपकी स्मॉल कैप कंपनियां। अब इसमें अगेन इसको समझ लो छोटा पत्थर। अब छोटा पत्थर हुआ तो क्या हुआ, जिस साइड से भी ज्यादा लोग आ गए धक्का देने के लिए, वो सामने पुश कर देंगे। तो अब मान के चलो कि जैसे खरीदने वाले बहुत लोग आ गए, शेयर को अगर बहुत लोग खरीदने के लिए आ गए, तो क्या होगा कि अब जो बहुत लोग खरीद रहे हैं तो बोलेगा कि यार मेरे को भी खरीदना है, मेरे को भी खरीदना है, तो क्या करेगा, खरीदने के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्राइस देने को तैयार होगा, तो शेयर प्राइस ऐसे ही बढ़ते जाएगा। वैसे ही सब बेचने के लिए आ गए, तो अब बेचने के लिए आ गए तो सब बेचने को तैयार है, लगे नहीं यार मेरे को थोड़ा कम में भी बेचू लेकिन निकलना है, इससे बेचना है बेचना है। तो उसके कारण जो है बहुत लोग जब बेचना चालू कर देंगे, तो आपको ही मालूम है भाई, अब सिंपल से सब्जी मार्केट में क्या होता है, कोई सब्जी ज्यादा आ जाती है तो क्या होता है, भाव कम हो जाता है, जो सब्जी कम होती है उसमें भाव ज्यादा होता है। वैसे ही है, सब्जी जिस तरफ में ज्यादा, अब सब्जी ज्यादा आ गई है ना, बस उसी तरह से जहाँ पे लोग ज्यादा बेचने के लिए आ गए, उस तरफ से जो है प्राइस जो है मूवमेंट हो जाता है ना। तो रिस्क ऐसे ही है। तो जब म्यूचुअल फंड में जब बात करते हैं ना कि हाई रिस्क वाला, तो वो क्या करते हैं कि जो है आपका अधिकतर जो पैसा जो है ना, वो कहाँ पे जा सकता है, ये स्मॉल कैप कंपनियों में। जहां पे स्मॉल कंपनियों में पैसा आया, तो अब होगा क्या कि भाई जब जहां पे अब रिस्क है, तो जिधर बायर जल्दी से आ गए, कोई अचानक से एक अच्छी न्यूज आ गई कंपनी की, बहुत लोग खरीदने के लिए आ गए, प्राइस बढ़ गया। तो इसलिए ऐसे बोलते हैं कि हाई रिस्क रहता है, दोनों साइड का रिस्क रहता है, लेकिन ये है कि इसमें जो है अगर पैसा बनाना है तो इसमें ज्यादा पैसा बनता है। तो लोग क्या करते हैं कि बस पैसा बनाने के चक्कर में सीधा स्मॉल कैप में कूदते हैं, और उसमें भी ऐसे कंपनियों को कि मत पूछो, अभी स्ट्रेटेजी के बारे में तो बात नहीं करूंगा, और उसके कारण धोखा खा जाते हैं। फिर जो है इसमें मिड रिस्क वाला के लिए, तो मिड रिस्क वाला अगर कोई, अब जो है ना म्यूचुअल फंड का स्कीम का जो प्रोस्पेक्टस में आप देखोगे ना, तो वहाँ पे वो पता चल जाता है ऑब्जेक्टिव में कि भाई कैसा रिस्क है। तो अब यहाँ पे बोल दिया कि भाई वो मिड रिस्क है, मतलब समझ लो कि भाई ये जो है ऐसे कंपनियों में निवेश होगा। और जहाँ पे बोले कि लो थोड़ा लो रिस्क है, कम रिस्क है, मतलब ये लार्ज कैप में, बट वही है, ये भी आपको समझना है कि स्मॉल कैप है तो इसमें रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क के साथ में उसमें क्या है, फायदा भी ज्यादा होगा, प्राइस मूवमेंट ज्यादा होगा। तो मिड कैप में उससे कम और लार्ज कैप में उससे कम। तो ये एक बेसिकली फंडा है जहाँ पे मार्केट कैप और रिस्क का संबंध है, और यही रिस्क जो है वो म्यूचुअल फंड में भी आ जाता है। तो हमें इस तरह से इसको समझना चाहिए। अब जो है ये तो हो गया, मैंने एक बता दिया कि मार्केट कैप के हिसाब से जो है वो रिस्क होता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप जो है रिस्क देखोगे, खाली एक यही रिस्क नहीं है। अब जैसे मैं बोलूंगा कि भाई जब आप रियल में जब शुरू कर दोगे मार्केट में निवेश करना, इवन म्यूचुअल फंड में भी निवेश करना, तो आपको जो है ना शेयर मार्केट में होने वाले जो रिस्क है, कुछ रिस्क जो है, अब ऐसा है कि सबको तो हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, तो अगले वीडियो का ही टॉपिक यही रहेगा कि ये शेयर मार्केट में जो रिस्क होता है उसको एक हाई लेवल से, अगेन टेक्निकल वे में नहीं, बट एक हाई लेवल पे एक कॉमन आदमी के हिसाब से हम सोचेंगे, और उसके हिसाब से देखेंगे कि भाई कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, और कई सारे ऐसे रिस्क आपको पता चलेगा जो आप सोचोगे नहीं, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ये सब के बारे में जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा। अब ऑलरेडी ये वीडियो तो लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना शेयर मार्केट में जो रिस्क होते हैं, जो एक नॉर्मल पर्सन को म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए पर्सपेक्टिव से जानना चाहिए, उसको जो है हम बात करेंगे, ताकि जो है आपको पता चले। बाकी यही है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसे लोग हैं जिनको इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो आप ज़रूर इस वीडियो को उनको भेजें, ताकि उनको भी वीडियो देखने से एटलीस्ट एक बेसिक जानकारी जो है वो हो जाए, और उसके बाद में जो है वो किसी के धोखे में ना आए, पहला चीज़। और दूसरा जो है अपना जो राय जो है वो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में बनाने के पहले दो बार सोचें, और वो ये समझें कि ये सभी ज़रूरी है। इवन आपको शायद अब मालूम है कि नहीं, कि आप जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करते हो है ना,
या फिर नेशनल पेंशन स्कीम में जो आप पैसा जमा करते हो, इवन एलआईसी में जो पैसा जमा करते हो, तो मालूम है आपको वो पैसा जो है वो कहाँ पे, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा, बट पैसा कहाँ पे निवेश होता है, अल्टीमेटली घूम फिर के आता है वो कहाँ, कैपिटल मार्केट पे, शेयर बाजार पे ही आता है। तो इसलिए भी आपको एज ए कॉमन मैन भी आपको जो है ना, इवन जो है हमारा इंटरेस्ट रेट जो नॉर्मल जो है ना, मतलब हर चीज कैलकुलेट करके जो है ना, आप देखोगे कि आपको शेयर बाजार के बारे में जानकारी होना जरूरी है। भले ही आप जो है वो एनपीएस में निवेश करो, चाहे म्यूचुअल फंड में निवेश करो, चाहे एलआईसी का स्कीम लो, चाहे वो आप जो है ना और भी कहीं दूसरी जगह, आपको शेयर बाजार के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में अच्छे से जानकारी हो, तो आप हर जगह फायदा उठा सकते हो। बाकी अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।